हेलो एवरीवन। अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए वो मिलिट्री ऑपरेशन करने को भी तैयार है। वहीं डेनमार्क ने भी अमेरिका को सख्त लहजे में कहा है कि वो पहले गोली चलाएंगे और बाद में किसी तरीके की बातचीत करेंगे। डेनमार्क का साथ देते हैं 7 यूरोपीय देश जो कि नाटो के मेंबर्स हैं और वो भी यहां पे अमेरिका के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। आखिर ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो चुका है, तनाव इस कदर इतना क्यों बढ़ चुका है, अमेरिका वर्सेस ग्रीनलैंड का मुद्दा जो है अमेरिका वर्सेस यूरोप क्यों बनता जा रहा है, पूरी कहानी क्या है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में। मैं रावेंद्र सिंह डिस्कस करने जा रहे हैं आर्कटिक क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स में, जिसमें अमेरिका वर्सेस यूरोप, चाइना, रशिया और ग्रीनलैंड का क्षेत्र आता है और वर्तमान मुद्दा अमेरिका वर्सेस डेनमार्क खड़ा हो चुका है। कहानी की शुरुआत जो है जियोपॉलिटिक्स में कुछ इस कदर हो चुकी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करना चाहता है और इसको लेकर के ट्रंप का एक बयान आता है। ट्रंप का बयान क्या है? वो कहते हैं कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, यह अभी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा ध्यान से समझिएगा। ग्रीनलैंड के आसपास हर जगह रूसी और चीनी जहाजों की भरमार है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। डेनमार्क इसे संभालने में सक्षम नहीं है। एक मुद्दा जो यहां पर स्पष्ट करता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका को इसलिए चाहिए क्योंकि चीन और रशिया लगातार इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर चुके हैं। डेनमार्क जैसे यहां पे कमजोर जो देश हैं, खासकर अगर हम मिलिट्री पावर के हिसाब से बात करें, उस कारण से अमेरिका इसमें अपने कंट्रोल को पूरी तरीके से चाहता है। ट्रंप ने एक तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात यहां पर दोहराई है। इससे पहले 2019 में भी इसके लेकर के उन्होंने चाचा कहा था कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, तब भी इस बात को यहां पे नकार दिया गया था और डेनमार्क के पीएम ने कहा कि इस तरह की धमकियां काम नहीं करेंगी। साथ ही आपको एक चीज और बता दें कि जो मुद्दा भी चर्चा का विषय बना है कि ये आपको ग्रीनलैंड है जिस पर अमेरिका का झंडा लगाकर एक पोस्ट भी यहां पर वायरल की गई थी और उसके पश्चात यहां पर ये तनाव धीरे धीरे चरम पर आ चुका है। ग्रीनलैंड के इस समय देखा जाए तो एक सेमी कह सकते हैं कि ऑटोनोमस सरकार काम करती है। वहां पर भी अपना खुद का पीएम होता है और ग्रीनलैंड के इस समय पीएम है जेम्स फ्रेडरिक निल्सन। उन्होंने क्या कहा इस तनाव के मुद्दे पर? हमारा देश बिकने वाला नहीं है, हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं करता है, यह तस्वीर अपमानजनक है। राष्ट्रों के बीच संबंध आपसी सम्मान अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं और ये हमारे अधिकारों की अवहेलना है। जिस पोस्ट की ये बात यहां पर कमेंट कर रहे हैं वो यही है। ये ग्रीनलैंड की जमीन है जिसके ये पीएम है और यहां पर अमेरिकी झंडा से दर्शाया गया है, जो कि यहां पर आपको विवाद यहां से बढ़ना शुरू होता है। कहानी का पहलू समझिएगा। ट्रंप ने साफ साफ कहा क्या है? देखिए, कोई संधि नहीं करनी है, कोई लीज पर नहीं लेना है, उन्हें एक पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए और उसके संदर्भ में रूस और चीनी जो जहाज हैं लगातार यहां पर अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। अभी कुछ समय पहले ही देखा जाए तो यहां जेडी वांस है जो कि अमेरिका के एक जो एयरबेस है यहां पर आपका थुले एयरबेस जिसे नाम भी कहते हैं, वो ग्रीनलैंड में है। वहां पर उन्होंने दौरा भी किया था कि आखिर चल क्या रहा, अपनी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर देखने भी गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो है कैरोलिन लेविट, ये व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक बयान अभी हाल ही में यहां पर दिया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका के लिए जरूरी है और आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती जो गतिविधियां हैं, सेना का इस्तेमाल का एक ही यहां पर ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास और वो यहां पर करने को तैयार हैं। यानी कि साफ साफ कड़े शब्दों में एक पूरी तरह स्पष्टता के साथ जिस तरह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर अमेरिकी बेस स्टेशन देखने जाते हैं, उसके बाद व्हाइट हाउस से एक बयान आता है कि यहां पर लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन से ग्रीनलैंड को पूरी तरह कब्जे में ले लें। यानी अमेरिका की तैयारी हो चुकी है ग्रीनलैंड पर पूरी तरीका कब्जे करने की। ग्रीनलैंड की वस्तुस्थिति क्या है आपको यह भी मैं बता दूं। जो कंट्रोल करने की यहां पर बातचीत जो चल रही है वो कुछ ऐसी है। यह आपका ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड की अगर आप स्थिति को देखें तो अमेरिका और यह है अमेरिका, यहां पर है आपका कनाडा और यह है आपका अमेरिका। अमेरिका से कनाडा जो है, अमेरिका से ग्रीनलैंड जो है 5043 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं ये देखिए, ये है आपका छोटा सा देश जो है डेनमार्क, और डेनमार्क से यहां पर आप देखें ग्रीनलैंड की जो दूरी है वो 2920 किलोमीटर। ये एरिया अगर हम देखें तो यहां पर आपको इसमें यूरोप भी जुड़ता है, अफ्रीका भी है, यहां पे कनाडा भी है, अमेरिका भी है और इस आर्कटिक क्षेत्र में अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसमें रशिया और चीन जैसे देश भी यहां पर आपको शामिल हो जाते हैं। ये कुछ इस तरीके का रीजन है। यहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो डेनमार्क की जो स्थिति है या हम कहें ग्रीनलैंड की स्थिति जो है वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आएगा। ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसे हम कहते हैं आर्कटिक ओशियन और इस आर्कटिक ओशियन का यहां पर आप देखें तो यह है नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल से यहां पर आपको आता है, इधर आप देखेंगे तो यह है आपका ग्रीनलैंड जिसको डेनमार्क अभी अपने कब्जे में एक तरीके से कार्य कर रहा है। अब इसका पूरे रीजन को अगर हम आर्कटिक रीजन को अगर हम देखें तो कौन कौन से देश यहां पर इससे घिरे हुए हैं? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बगल में आप देखें तो यहां पर आपको कनाडा है, यहां पे आप देखें तो अलास्का है जिसको हम यूएस का अंडर में आपको आता है,
इसके बाद ये पूरा जो रीजन यहां पर आप देखते हैं, इसमें आपको रशिया है, यहां आपको देखा जाए तो नॉर्वे है, और यहां अगर आप देखेंगे तो आइसलैंड है। ये देश जो है वो आर्कटिक परिषद के यहां पर एक सदस्य के तौर पर भी इसमें जुड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। और ये जो है धीरे धीरे इस क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने के बाद जो पूरा का पूरा रूट यहां पर होगा व्यापार का, वो भी इसमें डेवलप हो रहा है। और इसके लिए अगर यहां पे उपस्थिति जो है, ये रशिया का एक बड़ा कंट्रोल इस साइड पर है, ठीक है, रशिया का एक बड़ा कंट्रोल है, यूएसए का कंट्रोल बहुत छोटा है। उसके अलावा इस मार्ग में अगर हम देखें जहां से व्यापार इस समय हो रहा है, यूरोप से जुड़ने का काम करता है, यहां पर अगर अमेरिका की उपस्थिति हो जाती है तो दो साइड से देखा जाए तो यूएसए और ग्रीनलैंड और अलास्का, दो जगहों पर यूएस की उपस्थिति हो जाएगी। और रशिया को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए वहां पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, आर्कटिक का जो यहां पे पूरा का पूरा ये आपका ग्रीनलैंड है, ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की, जो आर्कटिक क्षेत्र में वर्तमान समय में है। यहां पे 2.16 किलोमीटर के स्क्वायर का ये पूरा एरिया है, और करीब 57,000 जो पीपुल हैं वो यहां पर अभी भी रहते हैं। और इस एरिया में अगर आप देखें तो गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैसेस और रेयर अर्थ मटेरियल यहां पर इत्यादि आपको पाया जाता है। और कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएस जो है यहां पर इनकी उपस्थिति अभी भी बनी हुई है। पूरा मामला जो है इसी चीज को लेकर के है। अब सुरक्षा की नजर से अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर वो कब्जा कर ले। तो चलिए बताते हैं, अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो उसके लिए यहां पे फायदा क्या क्या, किस तरीके की है। तो फायदे में सबसे पहली चीज तो रणनीतिक सैन्य महत्व बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? देखिए, अमेरिका जो है ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अमेरिका यूरोप, रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए इसे बेहद अहम मानता है। इस क्षेत्र में रह करके उपस्थिति जो उसकी बेस में है, यहाँ पर ग्रीनलैंड में अपना उसने एक बेस बना रखा है, एयरबेस, वहां से वो अमेरिका, रशिया और चाइना के जो मिसाइल सिस्टम है उसको वो कंट्रोल करता है या एक तरीके से देखता है, निगरानी करता है। अमेरिका का थुले एयरबेस पहले है, मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर यहां से वो नजर रखता है। दूसरी चीज, चीन और रूस पर नजर रखने के लिए यहां पर अगर पूरी तरीके से, अभी तो एक बेस अगर पूरा ग्रीनलैंड उसके कब्जे में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अमेरिका इस इलाके में भू राजनीतिक पकड़ को बहुत ही मजबूत कर देगा। वेनेजुएला पर वो जिस तरीके से अटैक कर दिया, उसके बाद ग्रीनलैंड पर अगर कब्जा कर लेता है तो ये पूरा पूरा आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक क्षेत्र उसके कब्जे में आ जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में आपको ग्रीनलैंड में देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो चीन इसमें इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित कर रहा है और अमेरिका पर इनकी निर्भरता है। अभी वर्तमान समय में जो चीज ग्रीनलैंड में आपको पाए जाने की बात की है, तो 21 लाख का क्षेत्रफल है, 10% यहां पर ग्रीनलैंड में आपको ताजा पानी है, दुनिया का 10% का ताजा पानी। और इस क्षेत्र में नियोडाइनियम, प्रासियो डायमियम, डिस्प्रेसियम, टर्बियम, यूरेनियम जैसे यहां पे दुर्लभ जो खनिज हैं वो ग्रीनलैंड में पाए जाएंगे। तो इस पर भी अमेरिका कब्जा हो जाएगा, तो चीन पर उसकी निर्भरता आपको खत्म होगी। इसके अलावा नई समुद्री व्यापारिक राहें डेवलप हो जाएंगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग कारण जिस तरीके से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, तो आने वाले समय में नई शिपिंग रूट्स डेवलप होंगी। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण अगर हो जाता है तो अमेरिका जो है इन रूटों को, प्रभुत्व आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की जो बढ़त है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है व्यापारिक मार्ग को, और उनको लगातार जो होती है वो कंट्रोल में रख सकता है। अमेरिका की सुरक्षा नीति के तहत अगर हम बात करें तो इसमें ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। वहां प्रभाव बढ़ा करके भविष्य में किसी भी तरीके आक्रमण, युद्ध इत्यादि की स्थिति में भी अमेरिका खुद को कंट्रोल करते हैं, उनसे सुरक्षा प्रोवाइड करा सकता है। तो ये सारी जो पहले हैं वो इसमें की जा रही हैं। ये अमेरिका का है कि अगर ग्रीनलैंड पे वो कब्जा कर लेता है तो इस स्थिति को वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन चल क्या रहा है, डेनमार्क ने सीधा सीधा कहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। नाटो जो मेंबर्स हैं, वो यूरोपीय जो देश हैं, वो भी यहां पर देखा है तो अमेरिका के विरुद्ध, अमेरिका खुद भी नाटो का मेंबर रहा है। अब ऐसी स्थिति में कहानी थोड़ा सा उलट जाती है। अब रूल क्या है वो भी समझिएगा। क्या ये अमेरिका वर्सेस नाटो भी हो सकता है? क्या ऐसी लड़ाई भी हो सकती है कि नाटो या यूरोप वर्सेस अमेरिका का युद्ध लड़ना शुरू हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो उसको समझते हैं। देखिए, डेनमार्क और ग्रीनलैंड, डेनमार्क का साम्राज्य का हिस्सा है ग्रीनलैंड, ठीक है। डेनमार्क जो है साम्राज्य और नाटो, अमेरिका जो है, दोनों तरीके से नाटो के सदस्य हैं, और इन देशों की संप्रभुता और सुरक्षा की जो गारंटी है वो नाटो के तहत दी गई है। यानी किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो सैन्य कार्रवाई जो है पूरे गठबंधन जो है मिलकर के करता है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका, डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर पहले से बात करें तो दोनों के बीच एक सामंजस्य है। ये सामंजस्य देखा जाए तो नाटो के दोनों ही संस्थापक सदस्य हैं। 1951 के रक्षा समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस रखने की एक अनुमति मिलती है। दोनों देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण, व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में आज वर्तमान समय में साथ में काम भी कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी मुद्दा यहां पर गर्म हो चुका है, लड़ाई का मुद्दा बन चुका है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नाटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा, फिर यह काम नहीं करेगा। ठीक है, नाटो सदस्य देश जो है सैन्य कार्यवाही को लेकर के यहां पर बात की गई, तो नाटो पूरी इस व्यवस्था एक तरीके से खत्म होने की बात कही है, क्योंकि जो मिलकर के यहां पर इस गठन बनाया गया था वो अमेरिका यहां पर अगर हमला करता है तो फिर किस तरीके की घटनाएं होंगी वो कोई नहीं समझ सकता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है और ग्रीनलैंड डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही यहां पर करेंगे। अमेरिका जैसे देश यहां पर उस पर किसी तरीके का कंट्रोल अगर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। ठीक है, आपको कहानी का एक और पहलू बताते हैं। इतिहास क्या कहता है, क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है किसी तरीके से? क्या इसको लेकर के कुछ समझौते हो चुके हैं? तो वो भी समझिए। देखिए, रक्षा मंत्रालय जो है डेनमार्क का, उनका कहना है कि बिना आदेश के हमला करने का हमने एक नियम बनाया था 1952 में। नियम ये क्यों बनाया गया था वो भी आपको बताते हैं। देखो, 1952 में डेनमार्क ने अपनी सेना के लिए एक नियम बनाया जिसके मुताबिक विदेशी ताकतों के देश पर हमला करने की स्थिति में सैनिकों को तुरंत लड़ना होगा और इसके लिए उन्हें किसी सीनियर अधिकारी की इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट लड़ाई जो है सैनिक ही शुरू कर सकता है जो वहां पर मौजूद होगा। यह नियम पहली बार कब बना था? 1940 में लागू हुआ था। जर्मनी ने क्या किया था? डेनमार्क पर हमला किया था और उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था और सैनिकों को समझ नहीं आया तो क्या किया जाए, तो डेनमार्क ने इसी का हवाला देते हुए कहा कि यह नियम आज भी लागू है, यानी कि अगर डेनमार्क पर कोई भी देश हमला करता है, कोई विदेशी ताकत हमला करती है, तो डेनमार्क के सैनिक बिना अपने अधिकारियों और बाकी लोगों को सूचित किए हुए वो लड़ाई शुरू कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। पहले के समय में ग्रीनलैंड से जुड़ा फैसला डेनमार्क लेता था, अब स्थिति लेकिन अब बदल गई है। एक मुद्दा यह भी है कि क्या डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को बेच सकता है? तो देखिए, ऐसा भी नहीं है, डेनमार्क पास ये अधिकार नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को बेच सकता है। क्यों? क्योंकि प्रक्रियाएं अब बदल चुकी हैं। अब क्या हो गया है, ग्रीनलैंड के लोगों को स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह करने का अधिकार दिया गया है। डेनिश अधिकारियों ने कहा है कि द्वीप में 57,000 निवासियों पर इनका फैसला छोड़ दिया गया है कि वो कहां किसके साथ रहना चाहते हैं, यानी कि ग्रीनलैंड के निवासी ये डिसाइड करेंगे कि वो स्वतंत्र देश रहना चाहते हैं, डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं, अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे। डेनमार्क के पास ये अधिकार नहीं है कि उसे बेच सकता है, खरीद सकता है, लीज पे दे सकता है, अपने पास सकता है। वहां के निवासी इस चीज को लेकर के डिसाइड करेंगे। अब यह भी बता दें, अगर दोनों देशों के मध्य वर्तमान समय की स्थिति क्या है, तो पिछले एक साल में अगर देखें तो 85% जो लोग हैं, जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में 50% लोगों ने अमेरिकी कब्जे का विरोध किया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने भी कहा है कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है, यानी कि ग्रीनलैंड के निवासी खुद यहां पर अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते हैं, और ऐसा अगर करते हैं तो एक तरीके से यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से ही आप ऐसा कर सकते हैं। 1951 में छोटा समझौता भी हुआ था, 2004 में अपडेट किया गया कि ग्रीनलैंड की सेमी ऑटोनोमस सरकार को शामिल किया गया और अमेरिकी सैन्य गतिविधियां स्थानीय लोगों को प्रभावित किए बिना ही यहां पर कार्य कर सकती हैं। इस समझौते की जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। हुआ क्यों था डेनमार्क और अमेरिका के मध्य यह समझौता? क्योंकि नाजी जो थे वो डेनमार्क पर कब्जा में था, नाजियों के कब्जे में था, और उसके वाशिंगटन दूत ने अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड के लिए एक समझौता किया। उन्हें डर था कि नाजी जो है ग्रीनलैंड को अमेरिका पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस समय अमेरिकी सैनिकों ने द्वीप पर कई आधार बनाए, जर्मनों को हटाया, और युद्ध के बाद अमेरिका ने कुछ बेस अपने पास रखे, लेकिन कोल्ड वार खत्म होने पर ज्यादातर बंद कर दिए गए और अमेरिका के पास सिर्फ पिटुफिक स्पेस बचा है जो मिसाइल ट्रैकिंग का काम करता है। तो एक तरीके से देखा है तो वर्तमान समय में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और डेनमार्क में समझौता हुआ था वो जर्मनियों को वहां से जो नाजी थे उनको हटाने के लिए किया गया था, और उसके बाद सारे बंद कर दिए गए, एक ही बेस स्टेशन बचा हुआ है। तो आगे की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी ये अपने आप में होगा, लेकिन ट्रंप की जैसी स्थिति रही है वेनेजुएला पर रातों रात हमला करके उस पर कब्जा कर लेना, तो वो भी हो सकता है। अमेरिका ये लगातार अमेरिका ऐसा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में चलिए आपको बताते हैं अमेरिकी और डेनिश जो सैनिक हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है अमेरिका वर्सेस डेनमार्क को लेकर के। तो अमेरिकी जो सैनिक है जो पिटुफिक स्पेस बेस पर है, थुले एयर बेस हम ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह बेस अमेरिका चलाता है और यह बेस मूलतः अगर हम देखें तो मिसाइल चेतावनी सिस्टम है और स्पेस मॉनिटरिंग के लिए काम करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यहां करीब 150 से 200 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यह मिसाइल चेतावनी, स्पेस निगरानी, आर्कटिक सुरक्षा के लिए अमेरिका सबसे उत्तरी सैन्य बेस है। ठीक है,
वहीं अगर डेनिश सैनिक की बात करें तो डेनमार्क की ज्वाइंट आर्कटिक कमांड ग्रीनलैंड में काम करती है। यहां भी 150 से 200 डेनिश सैन्य सिविलियन आर्मी है, कर्मी है, निगरानी, सर्च, रेस्क्यू, संप्रभुता की रक्षा करते हैं। और इसमें प्रसिद्ध सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल होती है, जो कुत्तों की स्लेज से लंबी गश्त यहां पर करती हैं। तो यहां पर देखा जाए तो दोनों ही देशों की बहुत ज्यादा, अगर हम मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें तो डेनमार्क अमेरिका के सामने कहीं ठहरता नहीं है। अमेरिका विश्व में कहीं भी हमला करने में भी सक्षम है और ऐसी स्थिति में मिलिट्री ऑपरेशन करके डेनमार्क पर कब्जा भी कर सकता है। डेनमार्क छोड़िए, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है, डेनमार्क पर भी वो इस तरह हमले कर सकता है। लेकिन मुद्दा यहां पर आता है कि क्या अमेरिका के इस तरीके की कार्रवाई अमेरिका वर्सेस यहां पर यूरोप की लड़ाई शुरू कर देगा, और रशिया और चीन क्या इसको चुपचाप देखते रहेंगे, क्योंकि उनके हित भी इसमें डायरेक्ट प्रभावित होते हैं। इस कहानी का एक और पहलू है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए कि क्या अमेरिका डेनमार्क पर कब्जा कर सकता है और क्या आप इसके लिए सहमत हैं। कमेंट जरूर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।